हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके जितनी भी एग्जाम आने वाली है उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम अप्रैल के कर लेंगे और एक दो दिन में ही अपन मई के भी कर लेंगे, क्योंकि अभी जून चल रहा है, 5 जून आपकी तारीख है। हम काफ़ी लेट चल रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पर आज शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। तो वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ऋषभ मंगल। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए है? सम्राट चौधरी जी ने शपथ लिया है ना। सम्राट चौधरी जी भाजपा के नेता बने हैं। सम्राट चौधरी जी, उन्हें बिहार के 24वें मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ओके, 24 पंजा 120 हो जाता है, लेकिन आपको भाई साहब देश को आजाद हुए कितना साल हो गया पता है? हम्म, पता है ना, 75 से समथिंग साल हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे कि 2020 से लेकर 2026 में नीतीश कुमार जी ने 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। 26 साल में 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार जी। 21वीं सदी तक बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार की जगह ली उन्होंने राज्यपाल सैयद अता हसनैन के को ने सम्राट चौधरी को शपथ दिलाई थी। वे तारापुर विधानसभा से एमएलए हैं। बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। समझ रहे हो? जेडीयू के दो वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने नए उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। बिहार की राजधानी पटना है। अभी बिहार का मामला बड़ा सुर्खियों में चल रहा है। खान सर का और क्या नाम है दूसरे, रोशन सर का। राज्यपाल की बात करेंगे तो सैयद अता हसनैन जी हैं मुख्यमंत्री। अब सम्राट चौधरी बन चुके हैं। 243 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो भाई साहब ये हुआ है उज्बेकिस्तान और भारत के बीच। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां संस्करण 12 से 25 अप्रैल को 2026 का जो यह उज्बेकिस्तान में हुआ है। 25 वाला अभी 7वां संस्करण है। नामांगन स्थित गुरुमरस गुरुम गुरुमसर गुरुमसरय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया। यह उज्बेकिस्तान में आयोजित किया। हर साल ऐसे, एक साल इंडिया में, एक साल उज्बेकिस्तान, एक साल इंडिया, एक साल उज्बेकिस्तान, इस तरह से। अभ्यास पर फोकस अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में सशस्त्र के बेअसर करने के लिए संयुक्त अभियान और मॉक ड्रिल स्टार्ट करना है। और दस्तलिक का है भारत और उज्बेकिस्तान। यह वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। छठा संस्करण भारत में, अधिक छठा संस्करण भारत में हुआ, 7वां उज्बेकिस्तान में। शुरुआत की बात करेंगे 2019 में शुरुआत हुई थी। किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के खिताब मिला है? तो भाई साहब दीप्ति शर्मा जी को मिला है। विजडन क्रिकेटर अल्मनेक के 163 संस्करण की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत दीप्ति शर्मा जी को लीडिंग वुमेन प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड मिला है। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मिचेल स्कॉट को लीडिंग मैन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है। भारत में अभिषेक शर्मा को लीडिंग टी20 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 4 भारतीय शामिल है। कौन सा? शुभमन गिल है, रविंद्र जडेजा है, ऋषभ पंत है, मोहम्मद सिराज है। 5वें खिलाड़ी की बात करेंगे तो यह इंग्लैंड के हैं, हसीब हमीद। ओके, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक की बात करेंगे तो यह यूनाइटेड किंगडम का प्रतिष्ठित क्रिकेट का पुरस्कार है। क्रिकेट रेफरेंस, इसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1864 में जॉन विजडन ने की थी। ओके, विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक। ओके, तो चलना आगे क्यों नहीं सरक रहा है? हाल ही में तीसरा क्वेश्चन, हाँ इधर आ गया ना ये। सही है, ये सही है, चौथा क्वेश्चन ही है। दो ही तो क्वेश्चन पढ़े थे, तीसरा आ गया ना। पहला कौन सा था? हाँ, पहला ये चौधरी, सम्राट चौधरी जी वाला, पीछे दूसरा उज्बेकिस्तान जी वाला, और ये तीसरा खिलाड़ियों वाला। आज योगी आदित्यनाथ जी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे टू योगी जी।
हाल ही में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 99वें रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। यह यूपी का है शेखा पक्षी। तो अब इसी के साथ ही भारत में 99वीं रामसर साइट बन गई। यह मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कौन सी झील है भाई साहब, कौन सी झील की बात कर रहे हैं अपन? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये यूपी में। ओके, 99वीं रामसर साइट बन चुकी है। भारत में अब कुल रामसर साइट की संख्या कितनी होगी है? 99। उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के कच्छ में स्थित छंदी छारी खांड को, देखो पटना पक्षी अभ्यारण्य बिहार मत कर देना, यूपी में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये है मोस्ट, देखो 99 हो गई, ये 97 कौन सी थी, ये 98 कौन सी थी? कच्छ में स्थित धांड को फरवरी 2026 में रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। यह झील अलीगढ़ खुर्जा लिंक नहर के पास है। वो याद करने की जरूरत नहीं है। टोटल कितनी हो गई है? 99। ये सब पूछा जाएगा कि अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हैं? यदि फरवरी या मार्च तक के लिए पूछ लिया जब तो आपका आएगा आंसर 98। यदि अप्रैल बोल दिया तो आपका आंसर 99 हो जाना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में जारी भारत की पहली स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में चमगादड़ सबसे अधिक है भाई साहब? पश्चिम बंगाल में चमगादड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और वेट कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने भारत की पहली स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स रिपोर्ट जारी की है। मुख्य उद्देश्य चमगादड़ों की कितनी प्रजातियां हैं उनकी सही जानकारी जुटाना, पर्यावरण की अच्छी और सही नीतियां बनाना। चमगादड़ की भारत में प्रजातियों की बात करेंगे 135 प्रजातियां हैं, जिनमें से 16 स्थानिक है और 7 संकटग्रस्त है। सबसे अधिक विविधता वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। मेघालय में 66 प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सड़क सुरक्षा को नागरिकों के लिए जीवन का अधिकार माना है? आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जनहित याचिका पीआईएल पर सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। कोर्ट को स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षाओं को सुरक्षित सड़कों का अधिकार अब अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार का अभिन्न अंग है। भारत के बढ़ते हुए सड़क हादसों और खराब बुनियादी ढांचों के कारण नागरिकों की जान के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 भारत की वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के मामले में कौन सा स्थान आ गया भाई साहब? छठा। पहले बहुत, पहला अच्छा था है ना, पहले थोड़ा बढ़िया था। वित्त वर्ष 2025 में पेटेंट फाइलिंग में भारत का छठा स्थान है। पिछले वर्ष की तुलना में शानदार बढ़ोतरी, अच्छा बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों में 146% की बढ़ोतरी। 25 की बात करेंगे तो 2025-26 में तो 1,43,729 पेटेंट फाइल है। लगभग 69% घरेलू आवेदकों डोमेस्टिक एप्लीकेंट द्वारा दाखिल किए गए हैं। भारत के शीर्ष राज्य की बात करेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और INDIA इंडिया अपना राज्य, इंडिया छठे नंबर पर आ गया। ओके, पेटेंट की बात करेंगे तो यह कानूनी अधिकार होता है जो किसी नए आविष्कार करने वाले को दिया जाता है। यह बात समझ में आ गई ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई साहब? आर वैशाली जी बनी है। फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीता है इन्होंने। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट, साइप्रस याद रखना, साइप्रस में हुआ। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट तो जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। फाइनल राउंड में उन्हें रूस की क्या है कैटेरिना लैग्नो को हरा करके जीता था। इस जीत के साथ उन्होंने बिल्ड महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। कैंडिडेट जीतने वाला विश्व खिलाड़ी विश्व चैंपियन को चुनौती देता है। यह मौजूदा चैंपियन चीन की जू वेजुन को चुनौती देगी। ओके, वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, इसमें चीन की खिलाड़ी उनके साथ कॉम्पीट करेंगी। कोनेरू हम्पी 2011 के बाद विश्व चैंपियनशिप के लिए फाइट करने वाली वैशाली केवल दूसरी भारतीय महिला होंगी। पहले कोनेरू हम्पी जी ने एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइट की थी लेकिन जीती नहीं, पर एक अब वैशाली है द्वारा जीतने वाली।
खिलाड़ी की बात भी करेंगे, विश्वनाथ आनंद 1995 जीत कर, गैरी ये भी जीते हैं इसमें, ये गैरी कास्पारोव को चुनौती देंगे। विश्वनाथ आनंद 2014 में जीते थे, मैग्नस कार्लसन के खिलाफ फाइनल खेला था इन्होंने। डी गुकेश है सबसे युवा कैंडिडेट विजेता वर्ल्ड चैंपियनशिप बने थे। ये आर वैशाली की बात करेंगे तो जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की बात करेंगे तो चेस की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट होता है। जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को जीतता है विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मुकाबला खेलने का मौका मिलता है। इसे फीडे आयोजित करता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। ओपन पुरुष कैंडिडेट का विजेता की बात करेंगे तो यह उज्बेकिस्तान के हैं। अब ये भारत के वर्ल्ड चैंपियनशिप डी गुकेश को फाइनल में चुनौती देंगे, क्योंकि लास्ट में डी गुकेश जीते थे, तब अभी उसके लिए ये चुनौती देंगे डी गुकेश को। ओके, है ना समझ में। 61वीं फेमिना मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता था? साध्वी सतीश सहल ने। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब। 61वीं मिस इंडिया वर्ल्ड का सही है ना? हाँ सही चल रहा है। 61वीं मिस इंडिया पेजेंट का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सहल ने जीता है। यह ग्रैंड फिनाले में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ KIIT भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। समझ रहे हो ना? यह गोवा राज्य से यह प्रतिष्ठित ताज जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है। उन्होंने पूर्व विजेता निकिता पोरवाल ने ताज पहनाया। अब साध्वी सतीश सहल तंजानिया में होने वाली आगामी मिस वर्ल्ड 2027 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। क्या बात है, मिस वर्ल्ड बनेगी। फेमिना मिस इंडिया की बात करेंगे तो यह राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। विजेता को मिस वर्ल्ड जैसी प्रतियोगिता में पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। इसका आयोजन द टाइम्स ग्रुप कराता है। मध्य प्रदेश से उज्जैन की निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता बनी है। 2024 की विजेता बनी थी, अब 2026 की। मिस वर्ल्ड 2026 की बात करेंगे तो निकिता पोरवाल है वर्ष 2026 में वियतनाम में आयोजित होने वाली 75वीं मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। प्रतियोगिता अगस्त सितंबर 2026 के बीच होगी। ओके, समझ में आया? नहीं आया? मेरा भी नहीं आया। देखो ये है जो जीती है ये 2027 में बनेंगी। जो ये बनी है निकिता पोरवाल जी, ये 2026 में कॉम्पीट करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 के लिए गोल्डमैन पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? उपरोक्त सभी के बारे में कौन सा कथन सही है? ऐसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। यह इतिहास में पहली बार 6 विजेता महिलाएं हैं। पुरस्कार की राशि भाई साहब कितने के $2 लाख दी जाती है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई, जिसमें दुनिया की 6 भौगोलिक क्षेत्रों से 6 महिला कार्यकर्ताओं को चुना गया है। प्रत्येक को $2 लाख अराउंड 1.6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये 1989 में पुरस्कार की शुरुआत के बाद पहली बार सारे अवार्ड महिलाओं को दिए गए हैं। और भाई साहब कहाँ की महिलाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। ये नाइजीरिया की है, कोरिया की है, यूके, पापुआ न्यू गिनी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी कोरिया। ये अपने को पढ़ना नहीं है। गोल्डमैन पुरस्कार 1989 को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 6 क्षेत्र अफ्रीका, यूरोप इनमें दिया जाता है जमीनी स्तर पर। भारत की विजेता की बात करेंगे तो मेधा पेटकर जीती थी, और प्रफुल्ल सामंतरा 2017 में जीते थे। आलोक शुक्ला को 2024 में दिया गया है। मेधा पेटकर को 1992 में जीती थी। यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर किस मोरक्को के शहर को 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? रबात को। ओके, यूनेस्को ने रबात को 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया है। यह 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। यह सम्मान शहर को साक्षरता बढ़ाने, पुस्तक उद्योग का विकास, ज्ञानवर्धन के लिए दिया जाता है। विश्व पुस्तक राजधानी के बारे में बात करेंगे तो यह यूनेस्को की एक पहल है जो 2001 में
मैड्रिड के साथ शुरू हुई थी। हर साल किसी एक शहर को एक वर्ष के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया जाता है। पढ़ने की संस्कृति, प्रकाश, उद्योगन एवं साक्षरता को बढ़ावा देना इसका मेन कार्य है। 2025 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी रियो डी जेनेरो को बना था और 2026 के लिए किसको बनाया गया है? रबात को। ओके, मोरक्को, मोरक्को देश है, उसकी राजधानी है, मतलब हाँ उसी शहर की, रियो डी जेनेरो। ओके, अगला, डॉक्टर विजयपत सिंघानिया हाल ही में निधन हो गया है इनका। किस वर्ष में पद्म भूषण दिया गया था? तो ऐसा 2006 में ऐसे इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया, और यहाँ इनकी बात है, ये मेरे को अभी मैं वीडियो भी देखा था, उनमें बताया था। 87 की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। भारत सरकार ने व्यापार, उद्योग एवं विमानन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2006 में तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से नवाजा है। रेमंड लेगेसी की बात करेंगे तो रेमंड भारत के सबसे बड़े परिधान ब्रांडों में से एक बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे तो इनकम्प्लीट लाइफ, यह पुस्तक उनके उनके बेटे गौतम सिंघानिया के बीच कानूनी विवादों के कारण काफी चर्चा में रही थी। रेमंड ग्रुप की बात करेंगे तो 1925 में शुरू हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में गौतम सिंघानिया इसके चेयरमैन है। बड़े बहुत अमीर आदमी थे वो, क्या कहते हैं, इनको जो मिला था ना, इनके पिताजी वो विजयपत सिंघानिया, इनको घर से निकाल दिया था इनके बेटे ने, एकदम मतलब कि अरबों की संपत्ति के साथ एकदम जीरो पे आ गई। इस तरह की सिचुएशन भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपने को संभाला। नेशनल बुक क्राइसिस सर्कल अवार्ड 2025 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025। ओके, भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल NVCC अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके संस्मरण ऐसा मेमोरियल मदर मेरी कम्स टू मी से लिए मिला है भाई साहब, नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड। ओके, यह पुस्तक उनके और उनकी माँ मेरी रॉय के बीच रिश्तों और जीवन के संघर्षों पर आधारित है। इस अवार्ड से दक्षिण कोरियाई नोबेल पुरस्कार विजेता हान कांग ने अपनी पहले उपन्यास वी डू नॉट पार्ट के लिए फिक्शन श्रेणी में पुरस्कार जीता है। इससे पहले अरुंधति रॉय को 1997 में ये क्या हो गया, सही है ना, हाँ, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला है। ओके, 1997 में मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उनकी पुस्तक है ना, ये आती है एग्जाम में, ऐसे याद रखना। बुकर पुरस्कार किसके लिए मिला था? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। NVCC की बात करेंगे तो अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान है, 6 श्रेणियां फिक्शन में दिया जाता है। अंग्रेजी में प्रकाशित बेहतरीन पुस्तकों को यह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो सुदर्शन पटनायक जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को चुना गया है। इनकी नियुक्ति गृह मंत्रालय द्वारा की गई है। सुदर्शन पटनायक जी की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है। अपनी सैंड आर्ट के माध्यम से लोगों को जनगणना में भाग लेने के लिए जागरूक बनाएंगे। सुदर्शन पटनायक की बात करेंगे तो उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। पेशा सैंड आर्टिस्ट है। पुरस्कार 2014 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। सैंड स्कल्पटिंग वर्ल्ड 2014 में पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है इन्होंने। 2019 में इटालियन सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय है। यूके का फ्रेंड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 2015 में वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता था? तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को यह दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। पहला अवार्ड किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को। ओके, आगे देखेंगे इसके बारे में। यह सम्मान 24 अप्रैल 2026 को पुणे के गणेश किला क्रीड़ा मंदिर में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 84वीं पुण्यतिथि को प्रदान किया गया था।
अन्य प्रमुख विजेता की बात करेंगे तो यह सिनेमा थिएटर रवीना टंडन और सुबोध भावे, प्राजक्ता माली, ये आए थे। अच्छा, अन्य थिएटर में, अच्छा इन्हें दिया गया था मेन पुरस्कार तो है कि सिनेमा के लिए, उनके साहित्य के लिए इन्हें, पत्रकारिता के लिए इन्हें लता मंगेशकर, दीनानाथ दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करेंगे तो यह है उन्हें 2022 में भारत की स्थापित 2022 में स्थापित किया गया था इसे, भारत रत्न लता मंगेशकर जी की स्मृति में। यह हर साल ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है तो देश समाज और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्ण योगदान देता है। पहले पुरस्कार विजेता नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरे अभी 2026 के लिए के हैं कैलाश सत्यार्थी, प्रसिद्ध भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता है, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है। 11 जनवरी 1954 को जन्म हुआ था विदिशा, मध्य प्रदेश में। ओके, अगला कार्य योगदान की बात करूँ, उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी, हजारों बच्चों को बाल श्रम और तस्करी से बचाया था। राइट टू एजुकेशन और बाल अधिकारों के लिए वैश्विक अभियान भी चलाया था। पुस्तक की बात करेंगे द करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है, इसे याद करना। 2014 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है मलाला यूसुफजई के साथ में, जो कि पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट है। ओके, विश्व विरासत दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हर साल 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है। दुनिया की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षा संरक्षण पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन ई कॉस्मोस अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद ने 1982 में प्रस्तावित किया था। यूनेस्को ने इसे 1983 में आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई है। वह हर साल 18 अप्रैल को यह मनाया जाता है। 2026 की थीम की बात करेंगे तो संघर्षों और आपदाओं से के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। ओके, तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? बताओ बताओ बताओ, क्या मनाया जाता है भाई साहब? विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, WHD 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के कुल निर्यात कितने रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया है तो निर्यात की बात करेंगे तो 860 बिलियन डॉलर निर्यात पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का कुल निर्यात सेवाएं मिलकर दोनों वस्तु और सेवाएं मिलाकर 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर को आंकड़े पर पहुंच चुका है। इसकी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। अब तक का सबसे बड़ा निर्यात रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष की बारे में बात करेंगे तो 825 बिलियन डॉलर रहा था, अब की 860 पहुंच चुका है भाई साहब। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अप्रैल 2026 में भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो आरण्यक घोष। तो अब कितने ग्रैंड मास्टर हो गए हैं अप्रैल 2026 तक? 95। ओके, आरण्यक घोष को पश्चिम बंगाल कोलकाता के 22 साल के शतरंज खिलाड़ी आरण्यक घोष भारत के 95 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 93 ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो आरव डेंगला है। 94 ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो मयंक चतुर्वेदी है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी है। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे तो यह सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 67 की उम्र में निधन हो गया। यह 20 से 25 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। वे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के पार्टी के अध्यक्ष भी थे। भारतीय मूल बिहार से होने के कारण उन्होंने 2020 में संस्कृत में शपथ ली थी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 16 वर्षीय कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर बैन लगा दिया गया है। यह नियम यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे उच्च जोखिम वाले प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, साइबर बुलिंग और डिजिटल लत से बचाना है। इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो बच्चों में अश्लीलता, पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हिंसा जैसी चीज़ों से बचाना है। माता पिताओं को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर ज़्यादा नियंत्रण, निगरानी रखने की सुविधा देगा। सोशल मीडिया कंपनी आईओ का सत्यापन प्रक्रिया के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाना, डिजिटल आपातकाल जैसी स्थितियों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में पहली बार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था। पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था, अब इंडोनेशिया ने लगा दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटी टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो ये आ जाएगा वर्कला। केरल के तटीय शहर वर्कला को संयुक्त राष्ट्र की, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, लोग इसमें इंदौर लगाएंगे लेकिन केरल का वर्कला शहर आएगा। तो ओके, 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट की सूची में शामिल किया, यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस सचिव का नेतृत्व मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के शून्य अपशिष्ट सलाहकार बोर्ड द्वारा किया गया था। इसे यूएनईपी, यूनाइटेड स्टेट एनवायरनमेंट प्रोग्राम का समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में उन 20 शहरों को पहचानना, सम्मानित करना है जो अपशिष्ट की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन नवाचार और नेतृत्व लीडरशिप दिखा रहे हैं। इन 20 शहरों को सूची को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च के अवसर पर जारी किया गया था। चंद्रमा की फ्लाईबॉय मशीन के लिए चुनी गई पहली महिला कौन है? चंद्रमा की फ्लाईबॉय मशीन के लिए क्रिस्टीना कोच को चंद्रमा की फ्लाईबॉय मशीन मशीन लग रहा, मिशन है। चंद्रमा के फ्लाईबॉय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला क्रिस्टीना कोच है। क्रिस्टीना कोच के बारे में देखेंगे, चलो कौन है ये। यह नासा के ऑर्टेमिस सेकंड प्रोग्राम का दूसरा चरण है। इसका मुख्य उद्देश्य 50 साल बाद इंसानों को फिर से चंद्रमा के पास ले जाना है। फ्लाईबाय मिशन का मतलब अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर लैंड नहीं करेगा बल्कि चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर घूमकर वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। क्रिस्टीना कोच का रिकॉर्ड और भूमिका की बात करेंगे तो क्रिस्टीना कोच इस मिशन में शामिल होने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जो चंद्रमा के पास जाएगी। भूमिका की बात करेंगे तो मिशन विशेषज्ञ, मिशन स्पेशलिस्ट। रिकॉर्ड, एक महिला द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान 338 दिन की इसमें रखी गई है। ऑर्टेमिस की बात फर्स्ट की बात करेंगे तो 2022 में लॉन्च हुआ था। ऑर्टेमिस सेकंड अब लॉन्च होने वाला है। प्रकार की बात करेंगे तो यह मानव रहित था। उद्देश्य और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग करना, एसएलएस रॉकेट, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परफॉर्मेंस चेक करना, चांद के चारों ओर सुरक्षित घूमकर वापस आने की क्षमता को टेस्ट करना। यह पूरी तरह से एक ट्रायल रन था और ओरियन स्पेस और तो ऑर्टेमिस सेकंड लॉन्च जो होगा 2026 में, लॉन्च 1 अप्रैल 2026 को हुआ। यह स्थान की बात करेंगे तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से होगा। मानव युक्त क्रू में 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। ओके, ऑर्टेमिस फर्स्ट 2022 में, ऑर्टेमिस सेकंड 2025 और 26 में किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? ये नासा के द्वारा। ओके, तो क्रिस्टीना कोच इसमें भेजने वाली पहली महिला बन चुकी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा किस पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2008 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। आशा भोसले जी की बात करेंगे तो सितंबर 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। पिता की बात करेंगे तो पंडित दीनानाथ मंगेशकर, यानी कि यह आशा भोसले जी कौन है? लता मंगेशकर जी की छोटी बहन। ओके, बहन की बात करेंगे तो लता मंगेशकर जी है। पति की बात करेंगे तो आर डी बर्मन। पंचम दा है। भाषाओं की बात करेंगे तो 20 से अधिक भाषाएं में इन्होंने गाने गाए हैं। गाने की बात करें तो 12,000 से अधिक गाने इन्होंने अब तक
रिकॉर्ड किए हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे तो 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था इन्हें, 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2008 में पद्म विभूषण मिला था, 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। और फिल्म पुरस्कार की बात करेंगे तो 1981 में दिल क्या चीज़ क्या है उमराव जान की फिल्म के लिए, मेरा कुछ सामान 1987 में आई थी इजाज़त के लिए इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो अनीता चौधरी जी को WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान की वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड अनीता चौधरी को WWF महिला राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान वन्यजीव संरक्षण, अवैध शिकार को रोकने और 500 से अधिक वन्यजीवों विशेषकर मगरमच्छों को सफल रेस्क्यू करने के लिए दिया गया है। अनीता चौधरी जी की पोस्टिंग की बात करेंगे तो राजस्थान के शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में है। यह WWF पुरस्कार की बात करेंगे तो यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा दिया जाता है। इसका नाम रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली के नाम पर रखा गया है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये पुरस्कार किसे मिला है भाई साहब, पता है आपको? अनीता चौधरी जी को। ओके, हाल ही में जारी टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल 2026 की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो रणबीर कपूर को। टाइम्स मैगजीन 2026 के लिए दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। सुंदर पिचाई को, पहली बात तो ये इंडियन नहीं है, विकास खन्ना प्रसिद्ध शेफ और रणबीर कपूर को इसमें शामिल किया गया है। यह सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट के CEO है। विकास खन्ना की बात करेंगे तो भारत के मशहूर शेफ है। भारतीय व्यंजन को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी दरियादिली, खासकर उनका रेस्टोरेंट बंगलो के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। रणबीर कपूर को इसलिए इस साल में लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता है। टाइम 100 लिस्ट की बात करेंगे तो यह क्या है? यह अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स मैगजीन द्वारा प्रतिवर्ष जारी करने वाली एक सूची है। इसमें 100 उन व्यक्तियों को मान्यता देती है जिन्हें विश्व की राजनीति, पॉलिटिक्स, व्यापार, कला, आर्ट, साइंस और सबसे गहरा प्रभाव डाला है। 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वैसा 2026 के लिए लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने। कौन है भाई साहब? बैडमिंटन खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी है, सॉरी। मैड्रिड में लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड आयोजित हुआ था। इसमें दुनिया के एथलीटों, खेलों के सम्मानित किया जाता है। इसे खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इसे खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब चुना गया है। महिलाओं की सेना में तो बेलारूस की खिलाड़ी आरेना साबालेंका को इसे दिया गया है। दोनों ही टेनिस खिलाड़ी लगे भाई साहब। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स के अन्य विजेता की बात करेंगे तो वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल की है, फ्रांस की। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करेंगे तो नादिया कोमानीसी को दिया गया है, रोमानिया की। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की यह प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। ऐसे लॉरियल स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ शिलालेख संरक्षण पार्क कहाँ आयोजित किया गया है? यह लद्दाख में शुरू किया गया है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ शिलालेख यानी कि शिलालेखों का संरक्षण करने के लिए एक पार्क स्थापित किया गया है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लेह लद्दाख में स्थापित किया गया ताकि हजारों साल पुरानी शैल नक्काशी को संरक्षित किया जा सके। पेट्रोग्लिफ यानी कि नक्काशी, जो पत्थरों पे जो भी लिखते थे ना, इंस्क्रिप्शन वगैरह, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पार्क बनाया गया है लद्दाख के लेह में। ओके, लद्दाख में मौजूद पेट्रोग्लिफ नवपाषाण काल में लगभग 10,000 साल से लेकर के
2000 साल ईसा वर्ष पुराने तक के पत्थर रखे हुए हैं जो विकास कार्य और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में हैं। इनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन चट्टान की नक्काशी और बुनियादी ढांचों के विकास और पर्यटन के दबाव को बचाना है। लद्दाख में लगभग 400 पेट्रोग्लिफ साइट्स मौजूद है जहां चीनी, अरबी और संस्कृत जैसी प्राचीन भाषाओं के शिलालेख अभी भी मिलते हैं। पेट्रोग्लिफ की बात करेंगे तो यह प्रागैतिहासिक चित्र या प्रतीक होते हैं जिन्हें सीधे चट्टानों की सतह पर उकेरा या खोदा जाता है। लद्दाख में मिले पेट्रोग्लिफ में जानवरों, हिम तेंदुए और आइबेक्स शिकार के दृश्यों और बाद के समय की बौद्ध प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। अगले की बात करेंगे तो हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया था। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिला है? पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर नवनीत कौर को। ओके। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे दिग्गज खिलाड़ी जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार की बात करें तो गोलकीपर की बात करें तो बीछू देवी को मिला है। डिफेंडर ऑफ द ईयर संजय को मिला है। मिडफील्डर ऑफ द ईयर सुमित को मिला है। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर सुखजीत सिंह को मिला है। तो बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर नवनीत कौर को। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम किस राज्य में पदक तालिका शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का 2026 का आयोजन किया गया था। यह कौन सा संस्करण है? अभी देखते हैं। इस प्रतियोगिता में कर्नाटक ने कुल 38 मेडल जीतकर के प्रथम स्थान हासिल किया है। मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ को पदक तालिका में 9वां स्थान मिला है। तो पहला स्थान पर कर्नाटक, दूसरे पर उड़ीसा, तीसरे पर झारखंड रहा है ट्राइबल गेम्स के मामले में। ओके, शायद सेकंड संस्करण है। वार्षिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के रक्षा को निर्यात कर के रूप में सर्वसकलीय उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 38,424 करोड़ रक्षा का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट है। 38,424 करोड़ रुपए के अपन डिफेंस इक्विपमेंट बना करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, यह पिछले वर्ष की तुलना में 62% की जबरदस्त ग्रोथ है। भारत में वर्तमान में 80 से अधिक देशों को उपकरण वगैरह निर्यात करता है। भारत के पंजीकृत रक्षा निर्यातों में एक्सपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 128 से बढ़कर के 145 हो गई है। पहले 128 चीजें एक्सपोर्ट करता था, अब 145। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा की 167 करोड़ में बिकी है। इसे किसने बनाया है? तो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा एंड कृष्ण की पेंटिंग को 167.20 करोड़ में मुंबई में नीलाम किया गया है। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। इसे राजा रवि वर्मा की 1890 के दशक में प्रसिद्ध पेंटिंग माना जाता है। यशोदा एंड कृष्ण को मुंबई स्थित ऑक्शन हाउस सैफरन आर्ट द्वारा 167 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। इस पेंटिंग को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने खरीदा था। इन्होंने ही वो क्या नाम है करण जौहर की वो है ना क्या बोलते हैं कंपनी धर्मा प्रोडक्शन, उसके भी 50% शेयर खरीद लिए थे। इस सेल ने M.F. हुसैन की पेंटिंग अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा के पुराने रिकॉर्ड 118 करोड़ को पीछे छोड़ दिया गया है। राजा रवि वर्मा की बात करेंगे तो यह भारत के महान चित्रकारों में से एक थे। आधुनिक कला, भारतीय कला को प्रणेता माना जाता है। जन्म की बात करेंगे तो 29 अप्रैल 1848 को उनका जन्म हुआ था। स्थान की बात करेंगे तो किलीमानूर केरल में। याद रखना भाई साहब, राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये तमिलनाडु से संबंधित है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता था पहले, लेकिन बाद में चेक करा तो पता लगा कि केरल से संबंधित है। ओके, उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग में शकुंतला और अर्जुन और सुभद्रा भी शामिल है। सुभद्रा कौन है? कृष्ण जी की बहन। समझ में आया? बलभद्र
ओके, कहाँ पे है इनकी मूर्तियाँ? उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ टेम्पल में। ओके, कृष्ण जी की और सुभद्रा जी की और उनके भाई बलभद्र जी की। समझ में आया? तीनों की जगन्नाथ जी की पुरी में। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग द नेशन सिंबल पुस्तक के लेखक कौन है? टीएम कृष्णा। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल पुस्तक के लेखक टीएम कृष्णा है। यह पुस्तक भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों और जैसे राष्ट्रगान, ध्वज, प्रतीक चिन्ह के अर्थ और उनके विकास की कहानी बताती है। टीएम कृष्णा की बात करें तो 1976 में चेन्नई में जन्म हुआ था। कर्नाटक के पेशवी शास्त्रीय गायक वक्त इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2016 में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट एआईयू द्वारा जारी डोपिंग उल्लंघन श्रेणी में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो भाई साहब भारत पहले पे है। एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत 148 निलंबित एथलीटों के साथ सबसे पहले स्थान पर है। केन्या दूसरे स्थान पर है। रूस तीसरे स्थान पर है। यह सूची 1 अप्रैल 2026 के डेटा पर आधारित है। इसमें डोपिंग के साथ साथ छेड़छाड़, जांच से बचना और तस्करी, ट्रैफिकिंग जैसे उल्लंघनों को भी शामिल किया गया है। एथलीट्स इंटेग्रिटी यूनिट की बात करेंगे तो यह डोपिंग संस्था है जिसे विश्व एथलेटिक्स द्वारा स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों और उनके सपोर्ट स्टाफ की डोपिंग जांच व निलंबन को लागू करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोगाली बिहू त्योहार किस राज्य का नववर्ष के रूप में बसंत ऋतु में मनाया जाता है? रोगाली बिहू असम में मनाया जाता है। रोगाली बिहू कब मनाया जाता है भाई साहब? अप्रैल में। ओके, इसको क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू। इसे बोहाग भी, ए भी, रोगाली बोहाग। ओके ओके। और तो काटी बिहू का कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। और रोगाली बिहू कब मनाया जाता है? अप्रैल में। और काटी बिहू, रोगाली बिहू और एक और है ना, 3 बिहू है ना। भोगाली बिहू, हाँ ये क्या है? भोगाली बिहू, यह है जनवरी में। ओके, अच्छा इसके बारे में देखते हैं। रोगाली बिहू असम में मनाया जाता है 5 अप्रैल को। असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह बोहाग बिहू भी कहा जाता है, इसलिए इसे अप्रैल में मनाया जाता है। यह कार्यक्रम बिहू नृत्य, रंगोली, प्रश्नोत्तरी, कला कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बिहू असम का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार। यह प्रमुख रूप से खेती से जुड़ा हुआ है। साल में 3 बार मनाया जाता है। लोग फसल और नए वर्ष, प्रकृति के लिए खुशियाँ मनाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। रोगाली बिहू हर साल नई खेती की शुरुआत अप्रैल में मनाया जाता है। बोगाली बिहू फसल एवं कटाई के लिए। और काटी बिहू कोंगाली बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। कोंगाली बिहू को काटी बिहू भी कहा जाता है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार भारत के सबसे उच्च रैंक वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सबसे हाई रैंकिंग वाला हवाई अड्डा माना जाता है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2026 में भारत के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों टॉप 100 में शामिल है। यह यात्रियों फीडबैक के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को रैंकिंग करता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा 28वें रैंक के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट रिकॉर्ड 14वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है। भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डों में दिल्ली का 28वें नंबर पर है। बेंगलुरु का कैंपागोड़ा है 41वें नंबर पर। हैदराबाद का राजीव गांधी है 43 नंबर का। गोवा का मनोहर हवाई अड्डा है 64वें नंबर पर। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 66वें नंबर पर है। शीर्ष 3 हवाई अड्डे की बात करेंगे तो पहले पर तो सिंगापुर का है चांगी एयरपोर्ट, दूसरे पर दक्षिण कोरिया का है इंचियोन हवाई अड्डा दूसरी रैंक पर है। तीसरे पर टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट है। स्काई ट्रैक्स की बात करेंगे तो यह अंतर्राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी है जो यात्रियों के फीडबैक के आधार पर दुनिया के हवाई अड्डों को रैंकिंग देती है।
इसे एविएशन इंडस्ट्री का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इसी के साथ हम पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। कल इसका अप्रैल का पार्ट 2, क्योंकि देखो 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है, 44 मिनट हो चुके हैं। देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे कुछ एक अपन कल करवा देंगे, मेरा भी मुंह थक जाता है। ओके, मिलते हैं कल पार्ट 2 में। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। थैंक यू।